welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss about the switching transient in the transformer. The switching transient, the word itself indicates what should be the exact instant of the switching at which a transformer must be connected into the system so that the operation which will be obtained at the starting, it will be the transient free operation. So in order to understand the transient free operation of the transformer, what should be the exact instant of switching, we are going to discuss about it. So let's discuss about it. देखिए सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा ट्रांसफार्मर का स्विचिंग ऑपरेशन, दैट विल बी एट नो लोड, दैट विल बी एट नो लोड, बिकॉज एट नो लोड पे अपन देखेंगे कि नो लोड पे जो करंट आती है स्टार्टिंग में, वही जो नो लोड करंट आएगी, सेम अमाउंट ऑफ करंट विल अपीयर व्हेन वी विल गो फॉर दी एनी अदर ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इवन विद द लोड, बिकॉज स्टार्टिंग करंट दैट इज नो लोड करंट के बारे में मुझे डिस्कस करना है. ठीक है, तो नो लोड करंट के लिए मैं कंसीडर करूंगा ट्रांसफार्मर एट नो लोड. तो सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए. तो दिस इज द ट्रांसफार्मर. ठीक है, so this is the transformer circuit. And this is the switching instant at which my switch must be closed. ठीक है, this is the switching instant actually, and these are the windings on the secondary of the transformer. अब मैंने बात करी है कि मुझे जो ऑपरेशन देखना है उसका कहाँ पे देखना है, मुझे नो लोड पे देखना है. तो ऑब्वियस है कि जो सेकेंडरी में जो करंट आएगी फिर नो लोड पे, दैट विल बी व्हाट, I2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0 एम्पियर. करंट कितने आ जाएगी, 0 एम्पियर आ जाएगी. अभी जो डिपेंड करेगा ना, ये वाला जो स्विचिंग इंस्टेंट है, डिपेंड करेगा जो इनपुट वोल्टेज वेव है उस वेव के इंस्टेंट पे, उस वेव के जो इंस्टेंट से उसके ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब उस वोल्टेज जो इनपुट वेव होगी, इसका कौन सा इंस्टेंट होना चाहिए कि जिस इंस्टेंट पे आपको उसको क्लोज किए, तो उस इंस्टेंट पे क्लोज करने के बाद आपको ट्रांजिएंट फ्री ऑपरेशन मिलेगा. तो देखिए मेरे पास ये जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज कौन सी होगी, साइनोसॉइडल सप्लाई होगा. बिल्कुल सही है. सो दिस इज द साइनोसॉइडल सप्लाई. ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखिए दिस इज 0, दिस इज Vm, दिस इज माइनस Vm. ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा दिस इज 0, देन दिस इज π/2, दिस इज पाई, देन दिस इज 2π, दिस इज व्हाट 3π/2. इस टाइप से रहने वाला है. तब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ऑब्वियस है कि मेरे पास जो वोल्टेज होगा V ऑफ t, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t. ठीक है, अब ये जो वोल्टेज वेव है, इस वोल्टेज वेव के 2-3 अलग अलग जो कुछ इंस्टेंट आपको कंसीडर करने हैं, उसके ऊपर आप उसका एनालिसिस कर सकते हो. देखिए अगर मेरा जो वोल्टेज का इनपुट वेव है, उस इनपुट वेव का वैल्यू जब 0 है, तब अगर मैं स्विच को कनेक्ट कर दूंगा, तब जो ट्रांसफार्मर का जो ऑपरेशन आएगा स्टार्टिंग में, जो स्विचिंग ट्रांजिएंट जो आएगा ट्रांसफार्मर, उसका नेचर किस टाइप से होगा, या जब मैं उसको मैक्सिमम वैल्यू होगा तब अगर मैं उसको क्लोज कर दूंगा स्विच को, तो उस टाइम पे जो उसका ऑपरेशन रहेगा वो किस टाइप से रहेगा, इसके बारे में मुझे आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करना है. तो देखिए इसमें जो नो लोड पे जो नॉर्मली जो करंट आती है, सपोज अगर मैं ट्रांजिएंट ऑपरेशन या जो भी कुछ ऑपरेशन देखने वाला हूँ मैं, इस ऑपरेशन को अगर सपोज मैं जो देखता हूँ कि स्विच को अगर मैंने सही इंस्टेंट पे क्लोज कर दिया, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज अगर मैं स्विच को सही इंस्टेंट पे क्लोज कर दिया, तो आपको अगर याद आ रहा है तो मैं जब आपको नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब मैं आपको ट्रांसफार्मर में समझा था, तो ओपन सर्किट टेस्ट में मैंने बताया था आपको कि नो लोड पे जो भी कुछ करंट आती है बटा ट्रांसफार्मर, वो कितनी आती है, 2 से 5% के बीच में आती है. कितने, 2 से 5% के बीच में आ रहा है. तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे इतनी ज्यादा करंट कैसे आ जाएगी. इसके लिए क्योंकि उस टाइम पे जो स्विचिंग इंस्टेंट था ना, एक्यूरेट स्विचिंग इंस्टेंट मैंने बोला था उस टाइम पे, या उस टाइम पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया था उसके बारे में, क्योंकि वो वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करना था. लेकिन वहाँ पे जो 2 से 5% आती थी ना, तभी आती है जब आपका स्विचिंग इंस्टेंट करेक्ट होगा. तो अगर स्विचिंग इंस्टेंट गलत होगा तो उस टाइम पे क्या आएगा, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा और उसका पूरा एनालिसिस करूंगा. और अगर गलत होगा इंस्टेंट तो उस टाइम पे कितनी करंट आएगी, अब उसके बारे में मैं बताता हूं आपको. ठीक है, देखिए जो नो लोड करंट जो आएगी आपके पास एट द स्विचिंग इंस्टेंट, इफ योर स्विचिंग इंस्टेंट इज करंट करेक्ट, देन द नो लोड करंट देखिए कितने आने वाले. नो लोड करंट एट द करेक्ट स्विचिंग इंस्टेंट, नो लोड करंट मैं इसको I0 बोल रहा हूँ. ठीक है, तो जो I0 का जो वैल्यू होगा आपके पास, I0 देखिए किस स्टेप से आने वाला है. तो I0 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट. 2 to 5% ऑफ व्हाट, फुल लोड करंट. इतनी करंट आपके पास आने वाली है
एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इफ योर स्विचिंग इंस्टेंट इज करेक्ट। अगर आपका स्विचिंग इंस्टेंट करेक्ट नहीं है तो जो नो लोड करंट आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 10 to 15 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट। 10 to 15 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट मतलब समझ लो कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आप में के ट्रांसफार्मर से फ्लो होने वाली है, टाइम्स ऑफ IFL। मतलब ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर से अगर फ्लो हो जाएगी ये तो उसकी वजह से होगा क्या, आपको इतनी ज्यादा करंट अगर आपके वाइंडिंग में से फ्लो हो रही तो क्या आपके वाइंडिंग में उतना कुछ मतलब जो स्ट्रेस डेवलप होंगे ट्रांसफार्मर में उतना स्ट्रेस को वो झेल सकती है नहीं झेल सकती है, उतने मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो होंगे वो झेल सकती है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस जो होंगे वो झेल सकती है कि नहीं, इसके बारे में भी अपन को आज अभी डिस्कस करना है इस लेक्चर में। तो मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो उसका जो स्विचिंग ट्रांजिएंट एंड स्विचिंग इंस्टेंट भी अपन को बता देगा कि उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आने, जो भी कुछ फोर्सेस डेवलप होंगे, जो भी कुछ मैकेनिकल स्ट्रेसेस आपके ट्रांसफार्मर में डेवलप होंगे वो डेवलप होने वाले स्ट्रेसेस को झेलने की कैपेसिटी मेरे ट्रांसफार्मर में है कि नहीं ये भी अपन को पता चल जाएगा इससे। ठीक है, तो ये स्विचिंग इंस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर मैंने बोला कि अगर इसमें से 10 से 15 टाइम्स ऑफ इतने फुल लोड करंट और जिस मैंने टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से फ्लो होगी तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अ ह्यूज इनरश ऑफ करंट, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट ह्यूज रश ऑफ करंट। आई विल कॉल इट एज व्हाट इनरश करंट, I will call it as what inrush current, huge amount of current which will flow during the starting, that will be called as huge inrush current. So this is what inrush current. I can also call it as what surge, this much, just it is a surge of this much amount of current. So this is also called as what surge current. This is also called as what surge current. Yeah, you can also call it as what switching current या transient current you can say, starting current actually, ठीक है, starting current बोल सकते हो, स्टार्टिंग या ट्रांजिएंट करंट भी कह सकते हो, स्टार्टिंग करंट, ठीक है, इस टाइप से आप उसको कह सकते हो। समझ में आ रही बात। अब मुझे देखना है कि भाई इसका जो इंस्टेंट है, मैंने बोला कि दो अलग अलग इंस्टेंट है वोल्टेज वेव के जिसको मैं कंसीडर करूंगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग द स्विच। ठीक है, एक तो मतलब अगर मैं उसका वोल्टेज का वैल्यू अगर जीरो होगा, मतलब बहुत लीस्ट वैल्यू और जीरो, जब व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज जीरो तब क्या ऑपरेशन आएगा, या जो उसका वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि दो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, क्या एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, नेगेटिव में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपन पॉजिटिव से पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका अपोजिट ही नेगेटिव में हो जाएगा। तो मैं दो अलग अलग केसेस कंसिडर करूंगा, जब मेरा वोल्टेज का जो वेव है जब जीरो है तब और जब मैक्सिमम है तब। तो आप हेडिंग डालिएगा केस 1 कि जब मैं उसमें कंसिडर कर रहा हूं कि वोल्टेज का वेव जीरो है तब। सो देखिए मैं केस 1 कंसिडर करूंगा, केस 1 क्या है केस 1? केस 1 में मैं ये बोल रहा हूं कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज जीरो, व्हेन द मैग्नीट्यूड of voltage wave is zero, when the magnitude of voltage wave is zero, और इसको अगर मैं उस इंस्टेंट पे अगर क्लोज कर दूं कि जब उसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, तो उस इंस्टेंट पे क्लोज करने के बाद मुझे देखना है तो मेरा बिहेवियर किस टाइप से आने वाला है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने इसको क्या किया, क्लोज किया, इस इंस्टेंट को क्या कर दिया मैंने, उस इंस्टेंट पे जब उसका वोल्टेज जीरो था उस इंस्टेंट पे मैंने स्विच को क्लोज कर दिया। अगर मैंने उस इंस्टेंट पे अगर स्विच को क्लोज कर दिया तो देखिए बेटा, आपका ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस वाइंडिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई ऑब्वियस है, और इस सप्लाई का जो वोल्टेज जो कितना वी आई ऑफ टी है, वी आई ऑफ टी बोल दे तो इनपुट वोल्टेज है, दिस एंटायर वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस दिस वोल्टेज, विल अपीयर अक्रॉस दिस वाइंडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस वाइंडिंग के अक्रॉस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी व्हाट, ईएमएफ इंड्यूस विल बी ई, और इसकी पोलैरिटी अगर मैं दिखा दूं तो दिस विल बी व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, दिस ई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ई विल बी इक्वल्स टू डी टाइम्स ऑफ एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाय डी टी, और इसका जो साइन है, साइन से मैंने उसको पोलैरिटी दिखा दी है, तो ऑब्वियसली माइनस एन डिवाइड बाय डी दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज ई एंड द इनपुट वोल्टेज वी, दो बोथ विल बी सेम, बिकॉज डायरेक्ट कनेक्शन है दोनों के बीच में, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट जो इनपुट वोल्टेज है डायरेक्ट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ई आई ऑफ टी होगा। ठीक है, सो द इंड्यूस्ड वोल्टेज ई विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ डी फाई बाय डी टी, it will be what n times of d phi by dt, or I can call it as what, E of t is equals to V I of t is equals to what, is equals to n times of d phi by dt, and this is equals to what, जो V I of t है आपके पास, this is equals to what, this is equals to V m sin of omega t,
इट इज इक्वल्स टू व्हाट वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, जो आपके पास इनपुट वोल्टेज है डेट इज साइनोसॉइडल हुए, हाँ साइनोसॉइडल वोल्टेज, तो वी आई ऑफ टी जो इनपुट वोल्टेज होगा डेट विल बी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर मुझे यहाँ से फ्लक्स का रिलेशन पता करना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि मैं जब इसका ऑपरेशन या उसका एनालिसिस कर रहा हूँ तो जो स्टार्टिंग में जो कुछ पैरामीटर आने वाले हैं सभी के बारे में मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में डिस्कस करूंगा, मैं फ्लक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, मैं वोल्टेज की जो वेव आएगी उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो उनको डिस्कस करने के लिए मुझे फ्लक्स का इक्वेशन पता होना चाहिए, फ्लक्स का वोल्टेज का वेवफॉर्म, फ्लक्स का वेवफॉर्म किस टाइप से आएगा, इसके लिए मुझे उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, n टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, इस टाइप से। सो अगर मुझे फ्लक्स का वैल्यू पता करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे दोनों साइड। सो इंटीग्रेट करने के पहले मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। देखिए किस टाइप से, दिस विल बी डी फाई इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन एन साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई डी टी, इस टाइप से। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, बिल्कुल सही है। तो दिस विल बिकम डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एम बाई एन साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय व्हाट डी टी, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, डी टी के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। सो दिस विल बिकम फाई इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन ओमेगा एन मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, सो दिस इज कॉस ओमेगा टी प्लस व्हाट प्लस सी प्लस व्हाट प्लस, इतना समझ में आ गया। अब मुझे उसको देखना है भाई, जब मैं ओमेगा टी इक्वल्स टू, मतलब जो इंस्टेंट है मेरा एक्चुअली, जिस इंस्टेंट पे मैंने उसको क्लोज किया है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस इंस्टेंट पे मैंने उसको क्लोज किया है उस इंस्टेंट पे अगर मुझे देखना है उसका वैल्यू, तो देखिए उसका वैल्यू कितना आने वाला है। टी इक्वल्स टू कहाँ पे मैंने उसको क्लोज किया है, जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब मैं उसको जीरो पे क्लोज किया हो, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे जब मैंने उसको क्लोज किया है उस टाइम पे मुझे उसका वैल्यू देखना है। तो देखिए जब मैं इसको टी इक्वल्स टू जीरो पे क्लोज किया था, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब मैं उसको टी इक्वल्स टू जीरो पे क्लोज किया था, इसके पहले क्या उसमें कुछ था, फ्लक्स वगैरह कुछ था, बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब मैं इसको क्लोज किया तभी तो उसके बाद तभी तो उसमें क्या है, फ्लक्स आया। इसका मतलब क्या, इसके पहले अगर जो देखा जाए टी इक्वल्स टू जीरो के पहले अगर देखा जाए तो इनिशियली उसमें फ्लक्स बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो ये जब क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद ही इसमें फ्लक्स सेटअप हुआ है, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लोज होने के बाद ही मेरे जो सर्किट है, सर्किट में फ्लक्स सेटअप हो चुका है। तो ये आपको पता रहे भाई, ठीक है, क्योंकि उसका इनिशियल कंडीशन कंसिडर करके अपन उसका वैल्यू पता करना है। एट टी इक्वल्स टू जीरो अगर देखा जाए तो फ्लक्स का वैल्यू कैसा था, फ्लक्स वाज जीरो, तो कॉस ओमेगा टी विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एन, दिस विल बिकम कॉस ओमेगा टी विल बिकम कॉस जीरो इज व्हाट 1 प्लस सी, तो सी का जो वैल्यू आएगा सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी एम अपॉन ओमेगा, दिस विल बिकम व्हाट वी एम अपॉन ओमेगा एन, स्टेप से आ रहा है। तो आपके पास देखिए जो फ्लक्स का जो वेवफॉर्म बनेगा या फ्लक्स का जो इक्वेशन बनेगा, मैं सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो जो फ्लक्स का वैल्यू बनेगा, फ्लक्स फाई विल बी इक्वल्स टू माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एन इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू व्हाट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस वी एम अपॉन ओमेगा एन, इस टाइप से। अगर मैं वी एम अपॉन ओमेगा एम को अगर कॉमन निकालूँ तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम वी एम अपॉन ओमेगा एन दिस इंटू 1 माइनस व्हाट कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू व्हाट 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, इस टाइप से आपके पास बिहेवियर आ रहा है इसका, बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो एक्चुअल जो वेवफॉर्म उसका जो बनेगा, देखिए किस टाइप से बनने वाला है। तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वेवफॉर्म देखिए यहाँ से इस टाइप से बनने वाली है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लक्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लक्स, ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। और ये जो उसका जो सामने वाली जो टर्म होगी डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट वन, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। जब अपन लिखेंगे उसको फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू व्हाट फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, जब अपन उसके साथ कंपेयर करेंगे तो फाई एम का जो वैल्यू आएगा डेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी एम अपॉन ओमेगा एन, डेट विल बी व्हाट वी एम अपॉन ओमेगा एम, ओमेगा एन इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। तो जब मैं उसका एक्सप्रेशन के साथ जब मैं उसका एनालिसिस करूंगा अभी इसी फ्लक्स के एक्सप्रेशन के साथ, तो आपको एक बात पता रहेगा फिर कि फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू व्हाट फाई एम मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो मुझे उसको देखना होगा कि भाई इसका जो एनालिसिस आने वाला है किस तरीके से उसका एनालिसिस आने वाला है।
ठीक है। जब मैं बात करूंगा किसकी, जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी जब मैं उसका बात करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसके अलग अलग इंस्टेंट पे उसका वैल्यू किस तरीके से आने वाला है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग इंस्टेंट पे उसका वैल्यू किस तरीके से आने वाला है। सपोज अगर मैं बात करूँ कि ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो पे अगर मैं उसका वैल्यू देखूँ तो देखिए मेरे पास जो फाइव का जो वैल्यू होगा, फाइव एट ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू कॉस जीरो इज वन, वन माइनस वन इज जीरो, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। ठीक है। जब मैं उसका सेकंड इंस्टेंट पे जब उसका बात करूंगा मैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई टू, ओमेगा टी इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पे कॉस पाई बाई टू जीरो, तो ठीक है दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम फाइव विल बिकम व्हाट, 5m के बराबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5m के बराबर बन जाएगा। जब मैं उसके थर्ड कंडीशन के बारे में बात करूंगा, थर्ड केस क्या रहेगा मेरे पास, जब मैं बात करूंगा कि ओमेगा टी का वैल्यू जब मैं पाई के साथ बात करूंगा, पाई पे बात करूंगा, तो देखिए जो दिस विल बिकम व्हाट, कॉस पाई, कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई के बाद कॉस ओमेगा टी सॉरी ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बोल रहा हूँ, तो कॉस ऑफ पाई क्या बन जाएगा, -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 बिकम व्हाट, 2, सो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ 5m, तो 5 का जो वैल्यू बनेगा 5 विल बिकम व्हाट, ट्वाइस ऑफ 5m, इस टाइप से बनने वाला है। तो आपके पास देखिए 3 अलग अलग इंस्टेंट है कि जिन इंस्टेंट को कंसीडर करके आपने उसका वेवफॉर्म प्लॉट करने की भी अगर बात करी तो देखिए उसका वेवफॉर्म किस टाइप से आने वाला आपके पास, अगर उसका वेवफॉर्म देखा जाए तो देखिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा अपना जो इनपुट वोल्टेज होगा, उस इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा मैं, क्योंकि वो तो साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म है। तो ये अपना इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म हो गया, बिल्कुल सही है। फिर बाद में अपन ड्रॉ करेंगे किसके लिए, ठीक है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका अपन इंस्टेंट भी दिखा देगा, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई टू, दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 पाई बाई टू, दिस इज 3 पाई एंड यू कैन कंटिन्यू इट, इस टाइप से। ठीक है। जब मैं उसके बारे में बात करूंगा तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, जब मैं वोल्टेज का एक्सप्रेशन अगर वहाँ पे प्लॉट, सॉरी वोल्टेज तो मैंने ड्रॉ कर दिया, वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है। अब मैं सपोज अगर वहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स को अगर मैं फ्लक्स का वेवफॉर्म अगर ड्रॉ करूँ तो किस टाइप से आएगा, फ्लक्स का वैल्यू देखिए स्टार्टिंग पे क्या आ रहा है, मतलब फ्लक्स इक्वल्स टू ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो पे उसका वैल्यू क्या है, जीरो, तो दिस इज जीरो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई टू पे उसका वैल्यू कितना है, 5m है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पे अगर उसका बात करूँ तो फ्लक्स का वैल्यू कितना 2πm है, हाँ ट्वाइस ऑफ 5m है, तो मतलब उसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आने वाला होगा, बिल्कुल सही है यार। ठीक है, मैं उसको थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, तो डबल आ रहा है ना, इसका डबल मतलब यहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पे अपन को उसको दिखाना है, बिल्कुल सही है। तो ये बन जाएगा अपन के पास ये वाला बात। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर इसमें देखा जाए तो जब मैं उसमें फ्लक्स का वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा तो देखिए किस टाइप से आने वाला है। तो मैं उसको अगर ये कर दूं, देखिए ये आ जाएगा इस टाइप से, इनको ज्वाइन करना है मुझे, और ये आ जाएगा इस टाइम से मेरे पास फ्लक्स का वेवफॉर्म आने वाला है, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ ओमेगा टी इक्वल्स टू 3 पाई बाई टू पे अगर मैं उसका बात करता तो देखिए ओमेगा इक्वल्स टू 3 पाई बाई टू पे, तो 3 पाई बाई टू पे उसका वैल्यू तो जीरो बन जाता, क्योंकि कॉस 270 कितना बन जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये जीरो बन जाता, ये जीरो मतलब 5m बन जाता सिर्फ। उसके बाद ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई की बात करते तो कॉस ओमेगा 2 पाई इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो ये जीरो बन जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको आगे देखोगे तो देखिए यही वेव क्या करने वाली है, यही वेव वहाँ पे रिपीट करने वाली है, तो मतलब ये ऐसा ही वहाँ पे रिपीट करेगा और ये ऐसा कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, इस टाइप से। तो इसका अगर मैं देखूँ वेवफॉर्म तो देखिए उसका वेवफॉर्म किस टाइप से आने वाला है, आप देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स वेवफॉर्म, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द वेवफॉर्म ऑफ फ्लक्स, किसका, फ्लक्स का। और ये जो हम ब्लू पेन से जो मैंने दिखाया एक है आपके पास, दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज वेवफॉर्म, इनपुट वोल्टेज वी ऑफ टी, इसका वेवफॉर्म है। ठीक है। और अगर सपोज मैं अगर करंट के बारे में बात करता तो करंट तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी, और जो करंट का वेवफॉर्म अगर सपोज मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो करंट का वेवफॉर्म बहुत ज़्यादा होगा। करंट देखिए किस टाइप से होने वाले, जो करंट आने वाले बट आपके पास इस टाइप से आने वाले, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आएगी है। हाँ, यही से अगर आप देखोगे उसको तो दिस विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट,
इस टाइप से करंट आने वाले आपकी। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट करंट आई ऑफ टी, और आई कैन कॉल इट एज व्हाट, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो होने वाला है। इसको अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए एक्चुअली मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी किस टाइप से दिखने वाली है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट है और ट्रांजिएंट करंट फ्लो होने वाली है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए दिस करंट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रहेगा आपके पास वाइंडिंग का, उसका टाइम कांस्टेंट बहुत छोटा होने वाला है। तो टाइम कांस्टेंट छोटा होने की वजह से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट उसमें इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, मतलब अपन को पता है कि जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है इस टाइप से बहुत जल्दी जल्दी वाली करंट ये करेगी, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी इसमें से, ऐसी करंट फ्लो होने वाली है ऐसे ऐसे, और एक इंस्टेंट के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट में फिर ये आपकी जो करंट होगी पूरी की प्योर साइनोसॉइडल होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए फिर क्या है ना थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये एक स्टेडी स्टेट पीरियड तक पहुंचने के बाद उसमें उसका एक्चुअल जो बिहेवियर होगा, जैसे इनपुट सप्लाई वोल्टेज होगी उसका जो वेव होगा उस टाइप का वेव आपकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी या जो करंट होगी एक्चुअली सर्किट में आने वाली नो लोड करंट, उसका बिहेवियर इस टाइप से होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो पीरियड होगा एक्चुअली दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट द ट्रांजिएंट पीरियड की जस्ट पीरियड तक आपके पास जो करंट का वेवफॉर्म आपको नजर आ रहा है, ये करंट का वेवफॉर्म देखिए कैसा कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली वेरिएबल करंट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता रहे कि इसका जो करंट का वेवफॉर्म किस टाइप से आने वाला है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो की, क्योंकि आपका फ्लक्स जो ना डबल हो चुका है, फ्लक्स क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। आप देख सकते हो कि ये जो फ्लक्स का वेव है, फ्लक्स का वेव कैसा है, डबल हो चुका है। तो यहाँ दिस इज नथिंग बट व्हाट 5m एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट ट्वाइस ऑफ 5m। ये जो ट्वाइस ऑफ 5m है ना, उसको बोला जाता है डबलिंग इफेक्ट। उसको क्या बोला जाता है, डबलिंग इफेक्ट। और डबलिंग इफेक्ट की वजह से उसमें डीसी कंपोनेंट वगैरह वो भी बहुत सारी बातें होती है, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा कि जो ट्रांजिएंट जो होने वाला है, ट्रांजिएंट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। जब मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से एक बात आपको पता चले कि भाई अगर आपके सिस्टम में अगर आपका स्विचिंग इंस्टेंट सही नहीं है तो उस टाइम पे देखिए आपको इस टाइप से बिहेवियर मिलने वाला। आपका इनपुट वोल्टेज कैसा था, देखिए ना, इनपुट वोल्टेज तो साइनोसॉइडल था और ये मतलब कि नॉर्मल जैसे अपने वोल्टेज होते उसी टाइप से था, लेकिन आपका जो इंस्टेंट था कौन सा था, जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो था कैसा था, जीरो था। आपने देखिए मैंने बोला क्या था, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज जीरो, उस इंस्टेंट पे अगर आप स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो भी कुछ फ्लक्स का बिहेवियर होगा, फ्लक्स कैसे होगी, बहुत ज्यादा फ्लक्स होने वाली है सर्किट में, मतलब जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो कोर है उसमें इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा दैट विल बी डबलिंग इफेक्ट। और डबलिंग इफेक्ट की वजह से आपके पास जो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगी, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट आएगी। और जो मैंने बोला था आपको, क्या बोला था मैंने बोला था कि अगर आपका स्विचिंग इंस्टेंट सही नहीं है तो 10 से 15 टाइम्स तक आपके रेटेड करंट इतनी फ्लो होने वाली सर्किट में से, ट्रांसफार्मर में से इतनी करंट फ्लो होगी, इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट अगर आपके ट्रांसफार्मर में से अगर फ्लो रही है तो भाई जो इतना मैकेनिक, उसकी वजह से जो मैकेनिकल लॉसेस या जो भी कह सकता हूं मैं इलेक्ट्रिकल लॉसेस, जो इंसुलेशन से रिलेवेंट जो भी कुछ प्रॉब्लम वहां पे जो अराइज होने वाले, उन सारे प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए, उन सारे प्रॉब्लम्स को बियर करने के लिए क्या आपके वाइंडिंग में उतनी ताकत है, क्या आपके ट्रांसफार्मर के जो डिफरेंट प्रोटेक्शंस आप प्रोवाइड करने वाले हो, सारे प्रोटेक्शंस में इतनी कैपेसिटी है कि वो सारे प्रोटेक्शन, इतने सारे ट्रेसेस और इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले उनको झेल सकते हैं। ये अपन को यहाँ से पता चलेगा कि मतलब अगर आप चाहते हैं कि उसका बिहेवियर इस टाइप से नहीं होना चाहिए तो उसके लिए अपन ने क्या करना चाहिए, उसका जो स्विचिंग इंस्टेंट है उसको क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। एक ऐसे स्विचिंग इंस्टेंट पे अपन को उसको स्विच करना चाहिए सो दैट जो ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी व्हाट, ट्रांजिएंट फ्री ऑपरेशन मिले। अब ट्रांजिएंट फ्री ऑपरेशन मिलने के लिए क्या होना चाहिए स्विचिंग इंस्टेंट, अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन में से रिलेवेंट अगर बता दूं तो देखिए ये आपके पास जो वेवफॉर्म होगी, दिस वेवफॉर्म विल बी ड्यू टू व्हाट, डबलिंग इफेक्ट, दिस विल बी व्हाट, डबलिंग इफेक्ट, this will called as what, this will be called as doubling effect। ठीक है, और ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो ट्रांजिएंट करंट होने वाली है इसमें एक्चुअली देखा जाए तो सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये अलग अलग टाइप के हार्मोनिक्स भी उस ट्रांजिएंट करंट में आ जाएंगे, नो लोड करंट में। इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है तो ऑब्वियस है कि उसमें अगर देखा जाए डबलिंग इफेक्ट है, मतलब ऑब्वियस उसमें डीसी कंपोनेंट तो होने ही होने वाला, 101% उसमें डीसी कंपोनेंट होने वाला है। तो फिर उनको रिमूव कैसे करेंगे, उनसे अगर बचना है तो बचने के लिए क्या करेंगे अपन। आपने कभी सुना है कि ट्रांसफार्मर में आपने स्टार्टर वगैरह लगाया है, कभी सुना है ट्रांसफार्मर के लिए कोई स्पेसिफाइड या पर्टिकुलर स्टार्टर आपने यूज किया, ऐसे कभी यूज किया है? नहीं किया ना, क्यों नहीं किया है? आप क्यों, मतलब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट अगर ट्रांसफार्मर से फ्लो रही तो क्यों नहीं किया आपने उसके लिए? मैं बताऊंगा उसका रीजन, देखना आगे चल के मैं बताऊंगा उसके लिए। तो ये सब बातें आपको पता रहनी चाहिए। तो डबलिंग इफेक्ट की वजह से आपका फ्लक्स कैसा हो चुका है, डबल हो चुका है। सो डबलिंग इफेक्ट विल कॉम्प्राइज द डीसी कंपोनेंट एक्चुअली एज वेल, दिस विल आल्सो कॉम्प्राइज व्हाट, डीसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट भी होगा, उसमें कुछ हार्मोनिक्स भी होने वाले, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ वगैरह, इसके बारे में डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में उसके बारे में पूछा जाता है। इनरश करंट ज्यादा फ्लो क्यों होती है, तो इसकी वजह से होती है वोल्टेज वेव जो होती है उसका जो इंस्टेंट है, उस वोल्टेज वेव का इंस्टेंट आपने सही नहीं किया है या सही इंस्टेंट पे आपको उसको स्विच नहीं किया, इसके लिए ये आने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँ तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द इनपुट वोल्टेज वेव, इनपुट वोल्टेज वेव।
ठीक है। एक्चुअल उसके बाद दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दी दिस इज द मैग्नेटाइजिंग करंट और नो लोड करंट यू कैन से। ठीक है, तो इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर आपके सर्किट में से फ्लो होगी तो बेटा आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका जो इंस्टेंट था वो किस टाइप से होने वाला था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यहाँ से पता चलने वाली है। ठीक है, आई होप कि शायद आपको समझ में आया होगा। और इसके करस्पॉन्डिंग में और भी बहुत सारा डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं जो सेकंड केस है सेकंड केस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि सेकंड केस के बारे में भी थोड़ा अपन को पता होना बहुत जरूरी है। सेकंड केस क्या रहेगा मेरे लिए, देखिए सेकंड केस जो रहेगा मेरे लिए, मैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। सेकंड केस मतलब क्या, जब इंस्टेंट मेरा जो वोल्टेज का इंस्टेंट है अगर वो जीरो की जगह पर, सपोज अगर π/2 मेरे पास इंस्टेंट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज अगर मेरे पास π/2 इंस्टेंट है मतलब वोल्टेज का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा when the magnitude of the voltage wave is maximum and at this instant if I am closing this particular switch then what will be the nature of the flux, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड वोल्टेज वेव। आई विल डिस्कस अबाउट इट। वोल्टेज वेव तो एज इट इज रहेगी क्योंकि वोल्टेज वेव में तुम कहीं पे चेंज नहीं कर रहे, उसके अकॉर्डिंग आप अदर चीजेस देखने वाले, अदर पैरामीटर्स देखने वाले। तो लिखेगा केस 2 के बारे में लिखेगा व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज मैक्सिमम, इसके बारे में लिखेगा। ठीक है, बात करते हैं अभी केस 2 के बारे में। केस 2 में क्या लिखोगे, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है। इस इंस्टेंट पे अगर आप उसको क्लोज कर रहे हो, जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा उस इंस्टेंट पे अगर आप क्लोज करोगे, वोल्टेज क्या आपके पास वी आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू व्हाट, वी एम साइन ओमेगा टी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। तो देखिए जो फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है यहाँ से अगर देखो तो मैं फ्लक्स का एक्सप्रेशन, इसको इंटीग्रेट वगैरह करने के बाद फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, फाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एन इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस सी, इतना आने वाला है। ठीक है, तो फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एन मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस व्हाट सी, इस टाइप से आने वाला है। बिल्कुल सही है। अगर सपोज मैं यहाँ से मैंने बोला कि मैं व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वेव इज मैक्सिमम, उस इंस्टेंट पे अगर मैं मेरे स्विच को क्लोज कर रहा हूँ तो बेटा इसका मतलब क्या, ओमेगा टी का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट द इनपुट वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू π/2 होगा, तभी तो उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, अदरवाइज मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही है। तो उस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूँ तो उस इंस्टेंट पे अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूँ और उसके बाद अगर मैं उसका बिहेवियर देखूँ तो मुझे देखना पड़ेगा, देखिए जिस इंस्टेंट पे मैं उसको स्विच को क्लोज कर रहा हूँ तो उसके पहले तो मेरे सर्किट में कुछ फ्लक्स नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो फ्लक्स फाई विल बी व्हाट, फाई विल बी 0 एट ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2, फाई विल बी 0 एंड, तो अगर फाई का वैल्यू 0 होगा तो मुझे इसमें अगर उसका वैल्यू पुट कर दूँ, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2 पे जिसका वैल्यू क्या बन जाएगा, दिस विल बी 0 प्लस व्हाट सी, तो सी का वैल्यू कितना बन जाएगा 0, सी का वैल्यू कितना बन जाएगा 0। अगर मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा तो फाई ऑफ टी का वैल्यू क्या बन जाएगा, फाई ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू व्हाट माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एन, माइनस वी एम अपॉन व्हाट ओमेगा एन इनटू व्हाट कॉस ऑफ ओमेगा टी, इनटू व्हाट कॉस ऑफ ओमेगा टी। मतलब क्या कोसाइन सिग्नल आ रहा है मेरे पास, उसका अगर देखा जाए तो मतलब क्या नॉर्मल देखा जाए तो साइनोसॉइडल सिग्नल ही देखा जाए तो कुछ भी नहीं। तो इस साइनोसॉइडल सिग्नल अगर मेरे पास आ रहा है तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे इतना पता चल रहा है कि भाई अगर इस सर्किट के बारे में देखा जाए तो सिंपल बात कि ये जो है ना मतलब कि नॉर्मल जैसा ऑपरेशन होता है, साइनोसॉइडल ऑपरेशन नॉर्मल कोसाइनल ऑपरेशन जैसा होता है वैसे आ रहा है, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लक्स सर्किट में नहीं आ रहा है। उसकी करंट की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा वो मैग्नेटाइजिंग करंट विल डेफिनेटली फॉलो द फ्लक्स वेव, क्योंकि अपन को पता है फ्लक्स और करंट दोनों में क्या रिलेशन होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू फ्लक्स, तो फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय रिलक्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटाइजिंग करंट। तो वहां से मैग्नेटाइजिंग करंट विल डेफिनेटली फॉलो द फ्लक्स वेव। बिल्कुल सही है। तो ये वाला इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से जो फ्लक्स की वेव आएगी ना वो फ्लक्स की वेव कोसाइन वेव होगी। तो उसका वेव अगर सपोज मैं प्लॉट करने की बात करूँ तो मैं यहाँ पे उसको प्लॉट करने के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखो किस टाइप से आने वाले बेटा, बहुत ही सिंपल है, उसमें डिफिकल्ट बिल्कुल भी कहीं पे कुछ नहीं आने वाला। इसको और आप दूसरे तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले ड्रॉ क्या करोगे आप, सबसे पहले आप वोल्टेज का वेव ड्रॉ करोगे। इनपुट वोल्टेज कैसे आपके पास, द इनपुट वोल्टेज इज
इस टाइप से रहने वाले आपके पास इनपुट वोल्टेज, बिल्कुल सही है। और मैं इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा, सिर्फ इसका साइन वगैरह उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है, उसकी ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा बात करने की, यहाँ पे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर सपोज मैं फ्लक्स का वेव निकालूंगा तो फ्लक्स तो कोसाइन वेव आने वाला है, बिल्कुल सही है, कोसाइन वेव। तो 0 पे उसका वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम, हाँ सॉरी π/2 से अपन देखने वाले हैं ना इसको, तो इसका वैल्यू के अगर बारे में मैं बात करूंगा तो इसका वेवफॉर्म देखिए किस टाइप से आने वाला है। ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2 पे इसका वैल्यू कितना होने वाला है, ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2 से स्टार्ट करेंगे ना, π/2 पे तो 0 बनेगा, मतलब ऑब्वियस है कि ऐसा स्टार्ट होगा था ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2, अगर ऐसा स्टार्ट होगा, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो मतलब यहाँ पे तो उसका मतलब कुछ बनेगा ही नहीं, ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2 के पहले भी उसमें प्लस, तो ऐसा उसका मतलब होगा। तो बिल्कुल सही है कि अपन यहाँ से उसको बिल्कुल नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसके अगर आगे जाओगे तो फिर ये π/2, ये पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। तो इस टाइप से आएगा उसका वेवफॉर्म, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस टाइप से आने वाला है फ्लक्स का वेवफॉर्म, ठीक है। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे ज़्यादा उतना कम दिखाया नहीं है, ठीक है, उसका डेफिनेटली मैग्नीट्यूड कम होगा। इसके बाद अगर सपोज मैं करंट का वेवफॉर्म देखो तो करंट का जो वेवफॉर्म होगा डैट विल फॉलो द फ्लक्स वेवफॉर्म। तो ये जो करंट का वेवफॉर्म होगा डैट विल फॉलो दी फ्लक्स वेवफॉर्म, इस टाइप से फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी द वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो होगा उसका वेवफॉर्म होगा, ये जो वेवफॉर्म होगा दिस विल बी द वेवफॉर्म ऑफ व्हाट, फ्लक्स का वेवफॉर्म होगा। दिस विल बी द वेवफॉर्म व्हाट, मैग्नेटाइजिंग करंट, किसका, मैग्नेटाइजिंग करंट का वेवफॉर्म होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो एक्चुअली उसका जो नेचर आ रहा है एकदम नॉर्मल जिस तरीके से नेचर होता है उसी टाइप से नेचर आ रहा है, मतलब जैसे नॉर्मल करंट और वोल्टेजेस आते हैं उसी टाइप से आ रहा है, किसी में भी आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि डबलिंग इफेक्ट है या उसमें बहुत सारे हार्मोनिक कंपोनेंट होंगे, नॉर्मल नजर आ रहा है सब कुछ। अगर इतने सारी नॉर्मल चीज़ अगर आपको इस इंस्टेंट पर अगर देखने के लिए मिलेगी, इसका मतलब दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन विल बी डेफिनेटली ट्रांजिएंट प्योर ऑपरेशन। तो अपन कह सकते हैं उसको व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज मैक्सिमम, उस इंस्टेंट पर अगर अपन स्विच को क्लोज करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशन आएगा दैट विल बी डेफिनेटली द ट्रांजिएंट प्योर ऑपरेशन। और उस ट्रांजिएंट प्योर ऑपरेशन को अपन कह सकते क्या कि दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन बी एम्प्लॉयड इनटू द एक्चुअल पावर सिस्टम। तो अपन जब अपन अपने ट्रांसफार्मर को जब नॉर्मली जब अपन अपने ट्रांसफार्मर को किसी भी सिस्टम में जब उसको एम्प्लॉय करेंगे, जब उसको अपन इंस्टॉल करेंगे, तो उसका जो स्विचिंग इंस्टेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिस इंस्टेंट पे आपका इनपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा उस इंस्टेंट पे आप उसको क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर देगा स्विच को। तो क्लोज करने के बाद आपके पास ये जो ऑपरेशन आएगा दैट विल बी ट्रांजिएंट प्योर ऑपरेशन। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन बना सकते हो, यहाँ पे क्या एक कंक्लूजन बना सकते हो। तो देखिए ये मैंने बताया आपको दो केसेस के बारे में कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज 0, उसके करस्पॉन्डिंग बात करी, और सेकंड बात करें। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर आप ऐसा बोल रहे थे कि मतलब कि उसमें से इतना, जब मैं बात कर रहा था इस सेकंड फर्स्ट केस के बारे में, इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनरश करंट अगर आपके ट्रांसफार्मर से फ्लो होगी तो उसमें क्या उसका डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली डैमेज होने के चांसेस होंगे। तो क्या इससे बचने के लिए आपके पास कुछ तरीका है, कुछ जरिया है, बिल्कुल है ना। तो देखिए अपन क्या कर सकते थे कि ट्रांसफार्मर के अगर इनिशियली अगर देखा जाए तो सपोज अगर मेरे पास एक ट्रांसफार्मर का एक सर्किट है, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक ट्रांसफार्मर का सर्किट है नॉर्मली जैसे अपन ड्रॉ करते हैं उस टाइप से। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर ड्रॉ कर दिया शायद, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं, और सपोज यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, इस टाइप से, एंड ये वाला है सपोज, ऐसा जो भी कुछ ड्रॉ करोगे ये नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास ये है। दिस इज व्हाट सीरीज रेजिस्टेंस है, RS में इसका नाम दे दो, एंड दिस इज व्हाट इनपुट वोल्टेज।
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे स्टार्टिंग करंट अगर कम करनी तो स्टार्टिंग इंपेडेंस थोड़ा अगर मैं बढ़ा दूँ तो ऑब्वियस है कि उसकी वजह से जो करंट आएगी स्टार्टिंग करंट दैट विल गेट रिड्यूस, बिल्कुल सही है। तो उसमें अपन ये कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू रिड्यूस दी इनरश करंट, इफ यू वांट टू रिड्यूस द सर्ज करंट, इफ यू वांट टू रिड्यूस दी मैक्सिमम स्टार्टिंग करंट, देन यू कैन ऐड सीरीज रेजिस्टेंस. You can add a resistance in series with the supply so that you can reduce the starting current if the instant of switching is not correct. तो उस पर्टिकुलर केस में आप स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हो। उसके लिए और भी अलग अलग रिलेज आते हैं, जैसे कि हार्मोनिक रिस्ट्रेन के जरिए आप उसको भी रिस्ट्रेन करा सकते हो, बिल्कुल सही है। उसके बाद आजकल तो उसको रिड्यूस करने के लिए और भी दूसरे अलग अलग कंपोनेंट्स या स्विचिंग ट्रांजिएंट जो होते हैं ना, ट्रांसफार्मर स्विचिंग रिलेज करके रिलेज होते हैं, वो भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। उनके जरिए भी आप उसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। सपोज अगर उसके ऊपर मैं रेमेडीज बताऊँ या अगर सपोज उसको कम करने के अगर मैं आपको तरीके बताऊँ तो एक के मतलब आप सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करके उसको कम कर सकते हैं। क्या सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ उसको सीरीज रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, या सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है एक्चुअली आपको, ठीक है। दूसरा क्या आप क्या लगा सकते हो, दूसरा ट्रांसफार्मर स्विचिंग रिले लगा सकते हो, ट्रांसफार्मर स्विचिंग रिले। या हार्मोनिक रिस्ट्रेन के बारे में बात की जा सकती है उसमें। ऐसा भी बोला जाता है एक्चुअली कि हार्मोनिक रिस्ट्रेन इज यूज्ड अगेंस्ट द ट्रांसफार्मर या स्विचिंग ट्रांजिएंट इन द ट्रांसफार्मर। हार्मोनिक रिस्ट्रेन रिले भी यूज किया जाता है एक्चुअली देखा जाए तो, हार्मोनिक रिस्ट्रेन। These are different types of techniques can be used to reduce the switching transient in the transformer, ठीक है। तो देखिए मैंने उस टाइम पे जो आपको बताया था कि जो आपके पास जो ट्रांजिएंट करंट होती है बेसिकली अगर देखी जाए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो इनरश करंट आती है, इस इनरश करंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, उसका एनालिसिस करूँ अगर थोड़ा तो देखिए उसमें क्या आपको पता चलने वाला है। मैग्नेटाइजिंग करंट है, तो आपके पास जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, स्टार्टिंग करंट जो होती है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि ह्यूज इनरश करंट जो होगी आपके पास, इनरश करंट, तो देखिए इसमें अलग अलग कंपोनेंट होने वाले हैं। इनरश करंट एक ही वर्ड है एक्चुअली, इनरश। इसमें क्या होंगे आपके पास, डीसी कंपोनेंट होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा आपके पास डीसी कंपोनेंट के साथ, और क्या हो सकता है, सेकंड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक होगा, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक रिस्ट्रेन के जरिए आप इन सबको ये करा सकते हैं, रिस्ट्रेन करा सकते हैं। थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाली बातें आपके पास जो मैक्सिमम जो इनरश करंट आने वाली स्टार्टिंग में उसमें होने वाली है। तो बेसिकली अपन को अगर मैं सपोज अगर इसका लब्बे लुआब अगर सपोज मैं उसका कंक्लूजन करके बताऊं तो आपको बस दो ही बातें उसमें ध्यान रखनी है। एक बात की मतलब कि जब व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज जीरो, ठीक है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज जीरो देन द फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी व्हाट, फ्लक्स, देन फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ 5 फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ 5, ठीक है। ये वाला एक रिलेशन हो सकता है। और दूसरा क्या रिलेशन हो सकता है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज मैक्सिमम देन द फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 5m, देन व्हाट, फ्लक्स इज इक्वल्स टू 5m, इतना ही आने वाला है। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज मेनी टाइम्स बेटर देन दैट वन, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एम्प्लॉयड इनटू द पावर सिस्टम, इट मस्ट बी एम्प्लॉयड इनटू द स्विचिंग ऑफ द ट्रांजिएंट, स्विचिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इनटू द पावर सिस्टम। अगर आपको ट्रांसफार्मर को सपोज अभी ऑन करना है पावर सिस्टम में तो उसके लिए स्विचिंग इंस्टेंट का वैल्यू इतना होना चाहिए। बेसिकली बस इतना उसका कंक्लूजन है पूरा का पूरा लेक्चर का। इसमें एक और बात की जा सकती है जब आप 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात करोगे। किसके बारे में, 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। 3 फेज ट्रांसफार्मर में आप कुछ भी कर लो, लेकिन उसमें देखिए किसी भी एक इंस्टेंट के बारे में बात करो, किसी भी इंस्टेंट पे आप उसको स्विच को क्या कर दो, क्लोज कर दो। सपोज अगर आप में से किसी ने बोला कि सर मैंने क्या है ना स्विच को क्लोज किया कब, व्हेन द वोल्टेज वेव इज मैक्सिमम, तो मैंने क्या है ना कि स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। आपके पास 3 अलग अलग फेजेस है, क्या बोल रहा हूँ, 3 अलग अलग फेजेस है। आपके पास आर फेज है, आपके पास वाई फेज है, आपके पास क्या है, बी फेज है। आपको एक बात पता है क्या, जब एक फेज जब जीरो होता है तब डेफिनेटली कोई जो दूसरा फेज होता है जो मैक्सिमम होता ही है, ठीक है। सपोज आपने आर फेज जब जीरो मैक्सिमम है तब आपने क्या किया, स्विच को क्लोज किया। ऑब्वियस है कि तो आई वाई होगा या बी होगा, दोनों में से कोई तो एक होगा जो कि जीरो होगा। डेफिनेटली देखना आप लोग, दोनों में से कोई एक होगा कि जो जीरो होने वाला है उसी इंस्टेंट पे, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो मुझे एक बात बोलिए, अगर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव इज जीरो, किसी एक फेज का वोल्टेज कितना है, जीरो है, और दूसरी किसी एक फेज का वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम है, आप किसी भी इंस्टेंट पे उसको क्लोज कर दो, उसमें तो डेफिनेटली स्विचिंग ट्रांजिएंट आने वाले इन केस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर।
समझ में आ रही मेरी बात? किसी भी इंस्टेंट पे कर दो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो फेज डेफिनेटली होने ही होने वाला है कि जो एक तो मैक्सिमम होगा तो दूसरा डेफिनेटली उसमें निगेटिव मिनिमम आने ही आने वाला है। तो ये वाली बात है कि आपको बहुत अच्छे से उसमें पकड़ना है, ठीक है। जब आप पावर सिस्टम में जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, तो उसमें ये वाली सारी बातें होगी कि ये इस काइंड ऑफ द स्विचिंग ट्रांजिएंट है, उसको किस स्टेप से आप क्या करने वाले हो, रिमूव करोगे, या उसको आप किस टाइप से बचा सकते हो, या हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर ट्रांसफार्मर फ्रॉम सच काइंड ऑफ स्विचिंग ट्रांजिएंट, इसके बारे में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में बात की जाती है। एक्चुअली ये वाली लेक्चर वो नहीं है, नहीं तो मैं उसमें भी पूरा का पूरा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का और खास करके ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिलेवेंट टू द स्विचिंग ट्रांजिएंट, इसके बारे में मैं डिस्कस कर सकता था, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको डेफिनेटली इसके बारे में डेफिनेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेट, ईएससी या अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो बहुत सारे बहुत बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनरश करंट इन द ट्रांसफार्मर। मैग्नेटाइजिंग इंस्टेंट क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट का वेवफॉर्म, इसके बारे में पूछा जाता है। कभी कभी वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं व्हाट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, दो अलग अलग केसेस दे देंगे, शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट इन द ट्रांसफार्मर। केस 1 बोल देगा व्हेन द स्विचिंग इंस्टेंट इज क्लोज्ड एट, when the switching instant is closed at maximum voltage, when the switching instant is closed at zero voltage। और आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, जीरो वोल्टेज मतलब क्या, इनपुट वोल्टेज का जीरो वैल्यू, इस टाइप से बात करेगा वो। तो इसके ऊपर अपन को 5-5, 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। आई होप कि डेफिनेटली आप लोग इसको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार इवन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है उसके ऊपर रिलेवेंट क्वेश्चन। जो मैंने बोला ना कि स्टार्टर्स क्यों नहीं यूज़ करते, उसके ऊपर डेफिनेटली इसके बारे में सोचना कि जो मैंने बताया उसके बारे पूरा का पूरा एनालिसिस करना। जो मैंने बताया कि आपको ये चीज़ें यूज़ की जाती है उसके लिए, स्विचिंग ट्रांजिएंट रिले यूज़ किया, ट्रांसफार्मर स्विचिंग रिले यूज़ किया जाता है, हार्मोनिक रेजिस्टेंस रिले यूज़ किया जाता है, सीरीज रेजिस्टेंस। जनरली आजकल देखा जाए तो ज़्यादा हार्मोनिक रेजिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत पुराना टेक्निक हो चुका है। रेजिस्टेंस यूज़ किया जा सकता है, या ट्रांसफार्मर स्विचिंग रिलेज के बारे में बात की जा सकती है, ठीक है। लेकिन मैंने वही बोला कि आपको पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का पार्ट हो जाएगा ज़्यादा ट्रांसफार्मर में, क्योंकि वो सेकेंड ईयर के लेवल पे इतना बहुत ज़्यादा अपन को इन डेप्थ में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट स्टिल आई थिंक दैट यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है।